नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भागीदार होते हैं। आप हर खबर पर पोल के माध्यम से अपनी राय देते हैं और आज आपके लिए बड़े बड़े मुद्दे लेकर आए हैं। पहला बड़ा मुद्दा जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया हिंदू मंदिर का। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन सा वो मुद्दा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से हर उस खबर को उठाता है जो सनातन से जुड़ी होती है। सनातन विरोधियों की पोल खोलने की हमने जो कसम खाई है उस कसम पर हम खरे उतरते हैं। हर बार आपको वो खबर दिखाते हैं ताकि आप अज्ञात ना रहें कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है, खास तौर पर कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू आस्था को शिकार बनाया जा रहा है। आज जनमत में विदेश से आई एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म पर हमले सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ही नहीं हो रहे। अभी ताजा खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है जहां कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला कर दिया है और दान पेटी को भी लूट लिया है। इस खबर में आपको इस घटना से जुड़ी हुई हर एक बात बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी हिंदू आबादी रहती है और उसका वहां क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर से, जहां पर शनिवार 26 अक्टूबर की दोपहर को नकाब पहने यानी नकाब पोश कट्टरपंथियों ने 2 हिंदू मंदिरों पर हमला बोल दिया था। इस घटना में उन्होंने तोड़फोड़ की और चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये नकाबपोश लोग जो हैं वो उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है किसी आतंकी संगठन के हैं या केवल चोर हैं, लेकिन इनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। हिंदुओं को निशाना बनाना, उनकी संपत्ति को निशाना बनाना, वो भी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, बेहद निंदनीय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 नकाबपोश हमलावर एक काले रंग की होंडा वैन में फ्लोरी स्थित हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र पहुंचे थे, हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर पहुंचे थे। कट्टरपंथियों ने मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़ दिया और अंदर से 4 दान पेटियां उठाकर वो ले गए, जिनमें से एक का वजन करीब 200 किलोग्राम था और उसमें हजारों डॉलर की नकदी थी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी कैनबरा में हर साल आयोजित होने वाले दीपावली मेले का आयोजन हो रहा था। तो देखिए, कैनबरा के इस मंदिर में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता था और दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस घटना के बाद मंदिर के उपाध्यक्ष तरुण अगस्ती ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हैं। यह हिंदुओं के पूजा स्थल और समुदाय के प्रति घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि हम अपने समुदाय को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। तरुण अगस्ती ने आगे कहा कि यह घटना न केवल हमारे हिंदू समुदाय को प्रभावित करती है बल्कि कैनबरा के विविधतापूर्ण समाज में आपसी सम्मान, सहिष्णुता और समावेशिता के मूल्यों पर भी चोट करती है। आपको बताते चलें कि ये कट्टरपंथी नकाबपोश लुटेरे यहीं नहीं रुके। कट्टरपंथियों ने इसके बाद करीब 2 बजे श्री विष्णु शिव मंदिर का भी रुख किया। उस समय मंदिर के पुजारी और देखभाल करने वाले लंच के लिए बाहर गए हुए थे। चारों कट्टरपंथियों ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार, आप सोचिए, मुख्य द्वार को लोहे की रॉड से तोड़ा और फिर मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर के रिसेप्शन पर तोड़फोड़ की और कंक्रीट में जड़ी दान पेटियों को हथौड़े की मदद से तोड़कर नगदी लूट ली। इसके बाद कट्टरपंथी मंदिर के गर्भगृह में भी घुस गए और वहां कपड़े रखने की अलमारी और वसंत मंडप को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान उन्होंने मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया। उनकी इतनी हिम्मत देखो कि लूटने के साथ साथ मंदिर को भी उन्होंने क्षति पहुंचाई। इस बात से एक बात साफ है, ये लुटेरे मंदिर को लूट रहे हैं ये तो एक बात है, लेकिन इनको सनातन से भी परेशानी है, हिंदू देवी देवताओं से भी परेशानी है, तभी ये क्षति भी पहुंचा रहे थे उन मूर्तियों को। वो सिर्फ मंदिर लूटने नहीं बल्कि अपना गुस्सा भी निकालने आए थे।
इस मामले में श्री विष्णु शिव मंदिर के अध्यक्ष थामो श्रीधरन ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपील करना चाहूंगा कि हमारे मंदिरों और समुदाय की सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए और हम भी, सुदर्शन न्यूज भी कहता है, कम से कम सुरक्षा तो दी जाए ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इन हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई होंडा वैन पर विक्टोरिया का नंबर प्लेट लगा हुआ था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी चोरी की थी या नंबर प्लेट गलत लगाया गया था, क्योंकि चोर अक्सर इस पैटर्न पर काम करते हैं, या तो नंबर प्लेट को छुपा देते हैं या गलत नंबर प्लेट लगाते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। हिंदू मंदिरों पर इस तरह की घटनाओं से वहां रह रहे हिंदुओं में भय का माहौल बना हुआ है। वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शांति प्रिय हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। अब तक आपने पूरी घटना के बारे में विस्तृत रूप से जाना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े हमले हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि हिंदू मंदिरों पर इससे पहले कब और कहां हमला हुआ था। अब आपको लेकर चलेंगे ग्राफिक्स की ओर, ग्राफिक्स जो आपके लिए हमने तैयार किए हैं। मेरे साथ ही आपको वो ग्राफिक्स देखने के मिलेंगे। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आ भी गए। ऑस्ट्रेलिया में निशाने पर हिंदू मंदिर। साल 2023 में भी हिंदू मंदिर पर 5 हमले किए गए थे। ये पहला हमला नहीं है, 2023 में 5 हमले हुए थे। ब्रिस्बेन के लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। ये तो खालिस्तानी पैटर्न पर वो हमला था। मंदिर के बाहरी हिस्से पर नफरत भरी पेंटिंग की गई थी। मेलबर्न के एल्बर्टा पार्क में इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया था। विक्टोरिया के करूम डाउन्स में श्री शिव विष्णु मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। और साथ ही साथ आप ये देखिए, मेलबर्न के स्वामी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी पेंटिंग की गई थी। अक्षरधाम भी स्वामी नारायण मंदिर का हिस्सा है, उसी ग्रुप का है। और सिडनी में भी स्वामी नारायण मंदिर पर भी भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। खालिस्तानी समर्थकों ने मेलबर्न के काली माता मंदिर को गायक कन्हैया मित्तल के कार्यक्रम को लेकर धमकी भी दी थी। और हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों के कारण हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल भी था। अब तक आपने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले सालों से लगातार हमलों की संख्या बढ़ी है, जिससे वहां रह रहे हिंदू समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू समुदाय की स्थिति क्या है। वो भी एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6.84 लाख हिंदू रहते थे, यानी 6,84,000 हिंदू वहां पर रहते थे। हिंदुओं की जनसंख्या वहां की आबादी का 2.7% है, 2.7% है। सिखों की संख्या करीब 2.09 लाख है, यानी 2,09,000 है, जो कुल आबादी के 0.8% हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 34% हिंदू 14 साल और 66% हिंदू 34 साल की उम्र वाले हैं। जुलाई 2022 के आंकड़े के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 96,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। यह चीन के बाद विदेशी छात्रों की दूसरी सबसे बड़ी तादाद वहां पर है। इतनी तादाद वहां पर अगर हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी हिंदू मंदिरों पर अटैक, बेहद शर्मनाक ये घटना होगी, मैं इसको साफ तौर पर कहूंगा। अब देखिए, हिंदू लोग जहां रहते हैं वहां के देश, समाज और संस्कृति में वो घुल मिल जाते हैं और उसको अपना मानकर उसके विश्वास और समृद्धि पर वो ध्यान भी देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तानी और कट्टरपंथी ईसाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो हमेशा हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते रहते हैं और उनके बीच डर का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। सुदर्शन न्यूज ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की निंदा करता है और सरकार से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी करता है। हम ये आशा करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार जागे और हिंदुओं को वहां पर सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सनातन धर्म प्रेम का धर्म है और हम ऐसे कट्टरपंथी लोगों से उनके साथ तो चल नहीं सकते, उनका विरोध हम करते ही हैं। तो कम से कम सुरक्षा आप दे दें, क्योंकि आप अपराधियों को अगर जल्दी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम अभी के लिए फौरी तौर पर आपको सुरक्षा तो देनी चाहिए उन तमाम मंदिरों को। चलिए, ये तो हिंदू मंदिरों वाला मामला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो कि रोचक हो चला है और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जनमत में अब बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। ये गैंग मुंबई से लेकर देश के अलग अलग कोनों में अपने सिंडिकेट को एक्सपैंड करने की कोशिशें कर रहा है, यानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर,
ये सारे कारनामे करके वे देश भर में दहशत का पर्याय बनने की खूब कोशिशें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उसका ये सब करने के पीछे की वजह यह भी है कि उसे अपने गैंग को चलाने के लिए बड़े फंड की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए उसे लोगों को डराना पड़ेगा। ये एक पैटर्न होता है गैंगस्टर्स का, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गैंग्स का, उनका ये पैटर्न होता है जिससे उसे एक्सटॉर्शन मनी मिल सके, यानी कि उसको ऐसा पैसा मिले, डर का पैसा। अब एक्सटॉर्शन मनी का मामला ऐसा है कि कोई भी तब ही देगा ना जब उसे सामने वाले का डर हो। बीते कुछ दिनों से बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बिहार की राजनीति से निकला एक नाम लॉरेंस के साथ खूब चर्चाओं में आ गया है। नाम है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का, जिन्होंने बीते दिनों टेलीविजन चैनल्स पर लॉरेंस के खिलाफ खुलकर हुंकार भर डाली थी, गलती कर डाली थी। सांसद ने कहा था कि अगर लॉरेंस की हिम्मत है तो वह उन्हें धमकी दे। जाहिर सी बात है तब भी सांसद जी मीडिया का अटेंशन सीख कर रहे थे कि भाई मीडिया के सामने उन्होंने बोल दिया, और लॉरेंस भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिशें पाले बैठा है, उसके हित की बात कर दी, यानी लॉरेंस बिश्नोई के फायदे की बात कर दी। सांसद पप्पू यादव ने पहले दावा किया था कि वे महज 24 घंटे में या कह लीजिए कुछ घंटों में ही लॉरेंस गैंग, लॉरेंस का खात्मा कर सकते हैं। अब सुबह से ही यह खबर टीवी में उछाली जा रही थी। तब वो उन्होंने भाषण तो दे दिया, बयान तो बड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कैसे चला गया। उन्होंने जो बोला टीवी पर दिखाया गया, उछाला गया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से अब नई जो बात आई है सामने कि उनको अब उल्टा धमकी मिलने लगी है, उनको धमकी दे दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि इस धमकी की शिकायत खुद पप्पू यादव ने दी है, उन्होंने खुद ये शिकायत दी है। लॉरेंस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले पप्पू यादव अब सरकार से सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे अब सिक्योरिटी दे दो, अब मुझे खतरा है। जो आदमी कह रहा था कि मैं कुछ घंटों में लॉरेंस गैंग का सफाया कर दूंगा, अब उसने कहा है कि भाई होम मिनिस्ट्री को भाई मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। खबर ऐसी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी मयंक नामक शख्स ने भी पप्पू यादव को अपनी हद में रहने की सलाह दे डाली है कि अपनी हद में रहो। वायरल ऑडियो क्लिप में बोला गया है कि मैं पप्पू यादव को साफ तौर पर कह दूं कि तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने पर ध्यान दो, ज्यादा कुछ मत करो, तुम्हारा जो काम है वो करो, ज्यादा इधर उधर टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे तुम्हें। रेस्ट इन पीस यानी कि जो अंग्रेजों में कहा जाता है या फिर ईसाइयों में कहा जाता है मृत्यु के बाद कि भाई अब शांति आपको मिले, रेस्ट इन पीस कर देंगे, यानी मार डालेंगे तुम्हें। अब हम आपको सुना देते हैं कि सांसद को मिली धमकी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, और वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं, पूरा व्हाट्सएप कॉल करके जो ऑडियो दिखाया गया था, मैं प्रोडक्शन से कहूंगा वो भी तैयार रखें, वो ऑडियो आपको फुल करके सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाला देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। अभी मुझे मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है, इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके। बाकी इस पर जांच चल रहा है। तो ये देखिए, आप कभी भी मीडिया पर कुछ भी कहें या कैमरे के सामने कुछ भी कहें तो सोच समझ के कहें। ये एक तरीके से नसीहत लॉरेंस गैंग ने दे दी है पप्पू यादव को। हालांकि वो भी क्रिमिनल्स हैं, उनकी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाना चाहिए, ना उसको उठाया जाना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा स्टेटमेंट देकर अपना ही एक तरीके से एक रिस्क उठाया, जिसके बाद सुरक्षा अब उनके द्वारा मांगी गई है। अब सरकार को इस पर
गौर करना है कि सुरक्षा देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि लॉरेंस गैंग जो है वो ऑपरेट कैसे करता है वो आप समझिए। किसी भी चीज में लॉरेंस का सीधा नाम नहीं आएगा। लॉरेंस कभी डायरेक्टली कुछ नहीं करता, उसका कोई ना कोई कह लीजिए, उसका गुर्गा कह लीजिए, उसका शार्प शूटर कह लीजिए, उसका गैंग मेंबर कह लीजिए, वो उसके जरिए उसकी बात को रखता है। इसलिए लॉरेंस का खुल के कभी भी सामने नाम नहीं आता, लेकिन सब जानते हैं ये करा है लॉरेंस बिश्नोई ने। तो पैटर्न हर किसी को पता होता है, वो कितनी रकम मांगता है, कैसे अप्रोच करता है। तो इस लिहाज से अगर पप्पू यादव के द्वारा सोचिए सुरक्षा मांगी गई होगी तो कुछ ना कुछ कारण अवश्य रहा होगा। महज एक छोटी मोटी धमकी के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव ने ऐसी स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जा रहे थे। तो हो सकता है कि रिएक्शन आया हो। अब ये जांच का विषय ये एजेंसियां जाने, और सुरक्षा देनी है नहीं देनी ये भी एजेंसियां जाने। आगे बढ़ते हैं, आपकी हमारी बात करते हैं। त्योहारों का सीजन है, देश में त्योहार का माहौल है। नौकरी पेशा के लिए घर से बाहर रह रहे लोग अपने परिवार के साथ पर्व मनाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई छुट्टी में घर चला जाऊं, जिसके लिए बड़ी संख्या में स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है। स्टेशनों पर खचाखची तस्वीरें आप देखेंगे, डर लग जाएगा, ऐसा लगता है दम ना घुट जाए अगर यहां पर फंस जाएं। आप भी दिवाली के लिए अगर घर जा रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा आराम से, समझ के, सोच के, अगर टिकट नहीं है तो मत जाइए। ये देखिए बड़ी संख्या में स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर लग रही भीड़ रेलवे प्रशासन के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं। सभी बड़े जो शहर हैं, चाहे आप राजधानी दिल्ली कह लीजिए, उसमें आनंद विहार टर्मिनल की बात कर लीजिए, या चाहे मुंबई की बात कर लीजिए, या चाहे बेंगलुरु हो, या चाहे कोलकाता हो, सभी स्टेशंस पर, सभी रेलवे स्टेशंस पर भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि बीते दिनों मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर छठ और दीपावली की भीड़ के चलते भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के कारण 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता और स्टेशनों पर उमड़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने मुंबई के करीब आधा दर्जन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी। इनमें मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, पुणे, नागपुर आदि स्टेशन शामिल हैं। सेंट्रल रेलवे ने यह फैसला स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया है। रेलवे के मुताबिक छठ और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों की वजह से मुंबई में रह रहे बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर की ओर लौट रहे हैं। इसकी वजह से दोनों में, माफ कीजिएगा, ट्रेनों में भीड़ जो है वो बढ़ गई है। इन यात्रियों को ट्रेन में बैठने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो स्टेशन पहुंच रहे हैं। जिनके पास टिकट नहीं है वो भी पहुंच रहे हैं, जिनके पास टिकट है वो भी परेशान है। ऐसे हालात में भीड़ को नियंत्रित कर पाना मुश्किल भी है और कई मामलों में नामुमकिन भी होता जा रहा है। इस अतिरिक्त भीड़ को रोकने के लिए ही रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। यह प्रतिबंध 13 दिन के लिए लागू किया गया है। इसके तहत मुंबई के स्टेशन पर इन 13 दिनों के अंदर केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास यात्रा का टिकट होगा। वहीं यात्रियों को ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन पहुंचने वालों को स्टेशन के बाहर से ही वापस लौटना होगा। मिली जानकारी के लिए मुताबिक रविवार की सुबह मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर जाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, ट्रेन के गेट खुलने से पहले ही लोग अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इसके चलते देखते ही देखते भगदड़ वहां पर मच गई। इस घटना पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। इधर भगदड़ पर शिवसेना यूबीटी गुट के आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रेल मंत्री को कटाक्ष करते हुए लिखा, काश की रील मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते तो उनको रील मिनिस्टर बोल दिया। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। बीजेपी ने चुनावों के लिए अश्विनी वैष्णव को बीजेपी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, लेकिन हर हफ्ते रेलवे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश ऐसे अक्षम मंत्रियों के हाथ में है, तो विपक्ष मौका नहीं छोड़ रहा है। उधर सांसद संजय राउत, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस हादसे को लेकर रेल मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रेल मंत्री बुलेट ट्रेन में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मुंबई के यात्रियों की अनदेखी कर रहे हैं। तो ये देखिए, त्योहार पर अव्यवस्था का ये दौर है और जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन बढ़ती आबादी, इतना ज़्यादा बोझ और लोगों का पहले से तैयार ना होना, टिकटें ना कराना, और फिर अंततः सभी को अगर एक समय पर अपने घर जाना हो, तो केवल भारत में ऐसा नहीं होता, और भी देशों में जब एक साथ एक सब भीड़ जब जाती है अपने घर,
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसमें आपको ये सोचना चाहिए, अगर ट्रेन नहीं तो बस, बस नहीं तो अपना वाहन, या फिर आप कारपूल करें या अपने साथियों के साथ जाएं, लेकिन सफ़र को सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप ऐसे कहीं फंस गए, आप भीड़ में दब गए या फिर भगदड़ मच गई, तो लेने के देने पड़ सकते हैं, वो त्यौहार ख़राब भी हो सकता है। लेकिन आशा करते हैं जिनको छुट्टी मिली है, जो जाना चाह रहे हैं, वो घर आराम से पहुंच पाएं। तो ये खबर थी रेलवे को लेकर और भीड़ को लेकर। अब ये जो आपने भीड़ देखी ना, ये भीड़ क्या दर्शाती है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। अगला मुद्दा भी आबादी से जुड़ा हुआ है। हर 10 सालों पर, हर 10 साल में माफ कीजिए, देश में जनगणना होने वाले व्यवस्था के लिए अब लग रहा है कैलेंडर बदलने वाली है। सोचिए, जनगणना अब 2025 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना यानी सेंसस के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे, जिससे भविष्य में जनगणना का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। हालांकि देश में जाति जनगणना को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, और लेकिन अब जनगणना की बात आ गई है। जाति हटा दीजिए, जनगणना पर आ जाइए। कोरोना के कारण देश में जनगणना टली थी। जनगणना 1951-51 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। सोचिए, 2011 में जनगणना हुई, 2021 में होनी थी, 2021 में नहीं हुई, अब 2025 में होगी, और जो रिजल्ट आएगा 2026 में आएगा कि भाई कितनी जनसंख्या भारत की है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। जनगणना और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है, और जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे। इससे भविष्य में भी आप सोचिए, जनगणना का चक्र जो है बदलने की संभावना है। 2025 से 2035 और फिर 2035 से 2045। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। इससे ना सिर्फ जनसंख्या बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, कई अहम पहलुओं का पता चलता है। केवल ये थोड़ी ना गिन लेंगे लोग कितने हैं, वो ये भी देखेंगे कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और कौन ठीक है नहीं है। वो उनका एक पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरा फॉर्मेट होगा, एक SOP होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होगा, सब कुछ होगा उसमें। हालांकि इस बार की जनगणना के आंकड़े लोकसभा सीटों के परिसीमन और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने संबंधित प्रावधानों के कारण बेहद अहम है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 31 सवाल तैयार किए हैं, 31 क्वेश्चंस। इनमें क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और परिवार में कितने लोग रहते हैं, जैसे सवाल शामिल हैं। तो जाति वाला एंगल तो है इसमें। विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति गणना को विपक्ष ने भले ही बड़ा मुद्दा बनाया है और सरकार के कई सहयोगी भी इसके हिमायती हैं, लेकिन सहयोगी दलों का सरकार पर ऐसा करने का कोई बड़ा दबाव नहीं है। हालांकि संघ ने आंकड़े प्रकाशित न करने की शर्त पर इसकी सहमति दी है। दूसरी तरफ सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने भी विपक्ष की जाति गणना के जवाब में कौशल गणना का नया विचार सामने रखा है, जो रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। वहीं परिसीमन को लेकर सरकार जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद 2026 में होने वाले परिसीमन के काम को आगे बढ़ाएगी। इस पर भी सवाल है। देखिए, दक्षिणी राज्यों के कई राजनेताओं की चिंता है कि परिसीमन से उनके राज्यों की लोकसभा में सीटें कम हो सकती हैं और उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, क्योंकि वे जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये बात है। लेकिन अब 2025 में जनगणना होगी, तब पता लगेगा कि क्या भारत ने वाकई चीन को पीछे छोड़ दिया है। कहा तो ये जाता है, और केवल आबादी बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन आबादी बढ़ने के कुछ फायदे ये भी हैं कि भाई जो बढ़ता हुआ डेवलपिंग नेशन है उसको
कामगारों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। चाहे उसमें ये नहीं कि भाई केवल लेबर ही होगा, केवल ग्राउंड वर्कर्स ही होंगे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसी आबादी में से निकलेंगे, उसमें टीचर भी उसी आबादी में से निकलेंगे, वैज्ञानिक भी उसी आबादी में से निकलेंगे, आपके जैसे हमारे जैसे लोग भी उसी आबादी में से निकलेंगे और आने वाली पीढ़ी को जितने हाथ चाहिए उतने हाथ मिलेंगे। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, चाइना की भी आबादी ज़्यादा है तो उसके पास लेबर उपलब्ध है और वो दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी जो है वो बन चुका है। भारत के पास भी इसकी पूरी संभावना है, तो इसको दोनों ढंग से समझना होगा। पॉजिटिवली ही हम तो हर पिक्चर को देखते हैं, आप भी देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सोमवार का दिन गिरिडीह जिला के लिए नामांकन का दिन रहा। धनवार विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। बाबूलाल मरांडी खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने पर्चा दाखिल किया। यहां इनके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी अपने पैतृक गांव कोदाई बांध से निकले और गांव पहुंचे। यहां समर्थकों ने उनका स्वागत किया। यहां मां दुर्गा की आराधना करने के बाद बाबूलाल मरांडी खोरी महुआ के लिए रवाना हुए। इनके साथ भारी संख्या में पार्टी नेता और उनके समर्थक भी नजर आए। बता दें कि धनवार विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट पर बाबूलाल के खिलाफ भाकपा माले के राजकुमार यादव, जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी और निर्दलीय निरंजन राय ने ताल ठोकी है। चलिए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। धनवार विधानसभा क्षेत्र में जनता में जो उत्साह है, उमंग है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पिछले की तुलना में भारी मतों से जीत होगी और ये जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, क्योंकि ये औपचारिकताएं थी और जनता चुनाव के मैदान में लग चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन राय खड़े हुए हैं। अरे भाई, चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए लड़ना चाहिए। मालिक जनता है, मालिक जिसको सेवा के लिए नियुक्त करेगी वो नियुक्त करेगी। देखिए, मैं बार बार कहा हूँ, ये चुनाव मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए नहीं है, झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को ठगों से बचाने का है, दलालों से, बिचौलियों से बचाने का चुनाव है। ये चुनाव मुख्यमंत्री के लिए ये चुनाव नहीं है। अगर झारखंड बचेगा तभी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, झारखंड दलालों और बिचौलियों से बचेगा तभी मंत्री भी बनेंगे। इसलिए ये चुनाव ठगों से और दलाल और बिचौलियों से झारखंड को मुक्त करने की है। चलिए, ये खबर हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी एक रोचक खबर है और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देशों के मंत्रियों के बातचीत से खबर की सुर्खियां बन गई है। इस दौरान पीयूष गोयल ने जर्मन चांसलर को अपने उत्तर से चुप करा दिया है। तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक के साथ दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान चीन का मुद्दा उठा लिया। यहां तक कह दिया कि अगर चीन सप्लाई में बाधा डालता रहा तो भारत जर्मन टनल बोरिंग मशीनें खरीदना बंद कर सकता है। यह बातचीत कैमरे में कैद हो गई और अभी ये सुर्खियों में है। आपको बता दें कि इसमें पीयूष गोयल ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चीन की हालिया हरकतों से भारत को हेरन कैचर मशीनों की बिक्री जो है वो बाधित हो रही है। इस पर हैरान हैबेक ने पूछा, वो चीन में उत्पादन कर रहे हैं? गोयल ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें अब जर्मन उपकरण खरीदना बंद कर देना चाहिए। हालांकि बाद में दोनों अधिकारियों ने भाग्यनगर हाउस, हैदराबाद हाउस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मेट्रो में हुई इस बातचीत ने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि यह मामला पिछले हफ्ते का है, जब मेट्रो में सवारी के दौरान पीयूष गोयल ने जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री हैबेक से कहा, आपकी जर्मन कंपनी हमें चीन में बनाई जाने वाली टनल बोरिंग मशीन की आपूर्ति करती है, लेकिन चीन उन्हें भारत को बेचने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमें अब जर्मन उपकरण खरीदना बंद कर देना चाहिए। इस बातचीत के दौरान जर्मन वाइस चांसलर
बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गोयल उनके पास खड़े दिख रहे हैं। हालांकि गोयल की यह बात सुनने के बाद हैबेक भी खड़े होकर बोले, मुझे लगता है कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। एक बार आपको ये पूरी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, कैसे उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। अंग्रेजी में है, लेकिन आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। is supplying us some tunnel boring machines which they make in China. What's the name? But China is not allowing them to send it to India. They're producing in China? Yeah. And some component going from Germany, but We most should of it stop made in buying China. German equipment now. Yeah, I know. I'm good. I think I should listen to you. सीधा सीधा उनको ये कहा कि ये आपकी जो टनल बोरिंग मशीन है, दरअसल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो टनल बोरिंग मशीन है, यानी कि जिससे टनल की खुदाई होती है, वो उपकरण का जो भारत जो लाता है अपने देश में, वो जर्मन टेक्नोलॉजी की है, जर्मन कंपनी के द्वारा बनाई गई है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जर्मनी जो उन मशीनों को बनाता है, वो मशीनें बनती हैं चीन में, और चीन जो है वो उसको भारत को भेजने के लिए वो उस पर आपत्ति जताता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। तो इसके चलते पीयूष गोयल ने कह दिया कि आई थिंक वी शुड स्टॉप बाइंग मशीन्स फ्रॉम जर्मनी। तो इस तरीके का उनका बयान जो था कि भाई अब हमें जर्मनी की से मशीन लेना बंद कर देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ये तो हमने पीयूष गोयल की बात आपको सुनाई थी और जर्मन चांसलर के साथ क्या बात हुई थी। अब बात करेंगे पीएम मोदी की और ज़ेलेंस्की की। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। इस युद्ध में हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। युद्ध थमने के कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि पीएम मोदी ही दोनों देशों के बीच युद्ध रखवा सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने रूस के साथ युद्ध से लेकर युद्ध को खत्म करने में भारत और मोदी की भूमिका पर विस्तार से बातचीत की है। इस साल हमने कई कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिससे भरोसा जिसने बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से समझिए ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया। और कुछ गलत तो नहीं कह दिया, वो भी आपको रिपोर्ट में पता लगेगा। इस साल हमने भारत को कई उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा। यह प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सोच की सफलता ही है कि चीन ने 4 साल पुराने विवाद को शांत करने की दिशा में एक कदम पीछे खींचा। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश भी दिया कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है और युद्ध को सबसे आखिरी ऑप्शन की तरह देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जंग से ग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रूसी हमले में तबाह हुए ठिकानों को करीब से देखा। तो जंग में अपनों को खो चुके लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर थी और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि दोनों ही देशों के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम सिर्फ भारत ही लगवा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की दिशा में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिति नई दिल्ली में हो। मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। ज़ेलेंस्की के इस बयान के कई मायने हैं। ऊपर से उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने अपने बेहद नजदीकी और दगाबाज दुश्मन को घुटने पर लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। LAC पर जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने बिना खून बहाए बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। ऐसे में अब युद्ध क्षेत्र में भी मोदी की डिमांड बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि मोदी से शांति की गुहार भी वह देश लगा रहा है जो ये जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत का बेहद ही खास मित्र है। लेकिन मोदी की शरण में आने के पीछे ज़ेलेंस्की की अपनी वजह भी है। मोदी के पुराने बयान और युद्ध को लेकर उनका रवैया ही तो है जो दुनिया को मोदी की स्ट्रैटेजी के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है।
युद्ध को लेकर कई मोर्चे पर जब भी मोदी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने शुरू से ही युद्ध विराम और शांति पर जोर दिया। इस युद्ध में सिर्फ सबको नुकसान ही होगा, हम सिर्फ शांति के पक्ष में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल बीत गए और अब लंबे चौड़े वक्त में हमेशा से दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की चर्चा में अव्वल मोदी का ही नाम था। दुनिया में कई देश ये जानते हैं कि जब भी इस युद्ध की शुरुआत हुई है, सबसे ज्यादा दबदबा दोनों ही देशों के लिहाज से सिर्फ भारत का ही देखने को मिला है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ ही देर के लिए सही जंग रोकी गई, क्योंकि मोदी ही वह पावर है जिसकी यारी और संबंध दोनों ही देशों के साथ है। जेलेंस्की का बयान वास्तव में कई मायनों में बहुत ही समझने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट सोच में पड़ गए हैं, रूस की टेंशन बढ़ी हुई है, अमेरिका चीन गहरी सोच में पड़ गया है और पाकिस्तान के तो होश ही फाख्ता है, क्योंकि जेलेंस्की का यह बयान सामने आ चुका है जिसने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका भले ही सुपर पावर होगा लेकिन भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी के साथ समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की आपके फेवरेट सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।